इंसान को जो बड़ा चैलेंज दरपेश है वो कुदरती आफात से नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पैदा की हुई मुसीबतों से। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सैर फहरिस्त है। लाहौर में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी वो फॉग थी एज अ विजुअल आर्टिस्ट, लेकिन जब स्मॉग में कन्वर्ट होती है वो तो विजुअली खूबसूरत है लेकिन आपको अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है। स्मोक के साथ मुझे घुटन वाली फीलिंग आती है और कुछ आपको नज़र नहीं आता, कुछ आप सही से देख नहीं सकते। क्लाइमेट का इशू जो है आई थिंक वो हमारे करंट टाइम का सबसे मेजर इशू है। यूजुअली लोग नहीं सोचते, तो आर्टिस्ट हमेशा उस इशू के बारे में बात करते हैं क्योंकि शायद वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या शायद चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा सोचते हैं। I am one of the victim, so there are other lot of people with the breathing problems और जिनके मसले नहीं भी हैं उनके साथ वो कितने इश्यूज हो सकते हैं। सो इस चीज़ ने जो है मुझे मोटिवेट किया कि मैं इसके ऊपर काम करूं। कहीं से शुरुआत होनी है और हम शुरुआत कर रहे हैं, मगर ये आज होना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। मेरा नाम इरफान गुल ताहिरी है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, साथ में एग्जीबिशंस क्यूरेट करता हूँ। द बेसिक क्वेश्चन वाज व्हाई आर वी डूइंग इट। सो एक बुनियादी जो हमारा कंसर्न था वो ये था कि यार ये जो बात है, ये जो एयर पोल्यूशन का इशू है, जो स्मोक का जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, ये जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आती, लोगों तक बात पहुंचती नहीं है, हम एक्सटेंड नहीं करते ख़ुद को, लोगों तक पहुंचाते नहीं है इस बात को लेके, तब तक जो मैसेज है या जो एफ़र्ट है वो यूज़लेस है। हमने बजाय इसके कि एक आर्टिस्ट को इस पूरी एक्टिविटी में फोकस में रखा जाता, हमने सोचा ये कि और जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिवली इस पे काम कर सकते हैं, इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर मीडियम ऑफ विजुअल एंड देयर आर डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट्स वर्किंग इन दिस शो। मेरा नाम जवाद शरीफ है। आई एम अ फिल्म मेकर एंड आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट एज वेल। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विद द क्लाइमेट इशू एट द मोमेंट के हम उसको उस तरह से जो है वो सीरियस नहीं ले रहे और हम इन न्यूज़ को, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। सो व्हाट आई थॉट कि मैं किस तरह से इसके अंदर जो है वो इमोशन ऐड कर सकता हूँ या मैं क्या कौन सा पर्सपेक्टिव इसके अंदर जो है वो ला सकता हूँ। सो दैट टाइम आई थॉट अबाउट आर्टिस्ट कि हमें जो है ना आर्टिस्ट को जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिवली सोच रहा होता है, माशरे को और सराउंडिंग में देख रहा होता है। मैं जो इसमें काम कर रहा हूँ, मैं एक सिल्क स्क्रीन के थ्रू प्रिंट का काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, छोटे छोटे इमेजेस लिए हैं लाहौर से, पाकिस्तान की जो पिक्टोरियल रेफरेंसेस होती हैं अखबारों से, इंटरनेट से है सोर्स थोड़ा सा, तो उनको मिला के मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जो कि कोई पिक्चर बनेगी नहीं पर वो एक अच्छी इमेज दे रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक जो ऑलरेडी हमने एक चीज़ ख़राब कर दी है उससे मैं किस तरह अच्छी एक मैसेज दे सकूँ और उसको किस तरह पोर्ट्रे कर सकूँ उसमें।
मेरी जो सरफेस जो इनिशियली सरफेस वो वाइट है, जैसे जब हम आए थे इस दुनिया में प्लैनेट अर्थ इट वाज क्लीन, एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन। तो किस तरह हमने एक वाइट चीज़ को ब्लैक उसमें ले जाए, तो ब्लैक एंड वाइट इसी रखने की यही वजह थी कि किस तरह हम इन्वायरमेंटल को किस तरह हम हार्म कर रहे हैं और किस तरह हम इस चीज़ को, एक चीज़ जो वाइट है जो बिल्कुल बिल्कुल अनटचेबल है उसको बिल्कुल आपने एक ब्लैक कर दिया। आई थिंक मेरी जो फाइनल जो इमेज है दूर से वो एक ऐसा लगता है जैसे कोई फूल को आपने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में दिखा दिया है, मगर जब आप उसको करीब जाके देखेंगे तो उसको आप रीड कर सकेंगे कि वो एक्चुअली छोटी छोटी इमेजेस हैं जो स्मोक और स्मोक के हवाले से हैं। तो आई थिंक वो ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि वो करीब जाके उसको देखें। मैं एयरपोर्ट के करीब रहता हूँ और जहाज़ को आते जाते देखता रहता हूँ, उसका जो साउंड है वो सुनता रहता हूँ। तो सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे आई थिंक अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो था जहाज़, जो कि एक बहुत हाइट के ऊपर मूव कर रहा होता है। उसको देखने की वैसे ही आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत कम होती है। तो जैसे ही स्मोक जो है सेम उसी नज़रिए से जब मैं स्मोक को देखता हूँ, स्मोक भी आपका विजुअल जो है वो ब्लॉक करती है। मैंने इस बात को जो विजुअल की जो बात है उसको पकड़ के मैंने अपने काम में जो है वो शामिल करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज काम में ग्रेजुअली आता रहा, कभी गोल्डफिश की शक्ल में, कभी पॉलीथीन बैग की शक्ल में, कभी किसी इंस्टॉलेशन की शक्ल में। तो अभी रिसेंट जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मैं कोल के साथ काम कर रही हूँ। बेसिकली कोल जो है हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल जो स्मॉग है या जो पोल्यूशन है वो सारा कोल से आ रहा है। मैं अभी इस एग्जीबिशन के लिए लंग्स बना रहा हूँ और उसके लिए मैंने लेटेक्स चूज़ किया है। लेटेक्स जो जानते हैं उसको, रबर एक मटेरियल है जो अब जब वेट होता है उसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी टॉक्सिक और उसके फ्यूम्स होते हैं, जिसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके लंग्स को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकता है। तो मेरा बेसिक पर्पज़ यही था कि मैं इस तरह, ये एक तो ऑर्गेनिक है, फिर इंडस्ट्रियल भी है और टॉक्सिक भी है, उससे मैं एक ऐसा विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसी फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ जो कि शायद इम्पैक्ट डाल सकेगी। For this specific show, I'm creating a painting. It's gouache on paper, and what I'm trying to show is how smog is ruining the beauty of the atmosphere. मेरा जो आइडिया था सिम्बॉलिकली मैंने वर्कर शूज़ लिए और उसमें प्लांट्स लगे होंगे, और बेस्ट सोल्यूशन जो होता है एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज का, वो ये होता है प्लांटेशन। इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। (5G) के एक्सपेरिमेंट के दौरान रेडियो फ्रिक्वेंसी इतनी मैसिव थी, इतनी हैवी थी, उसने बर्ड लाइफ है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो चिड़िया यूज़ की थी, ये रेफरेंस था उसका उस लेस फॉर्चुनेट इंसान का जो बहुत डरा हुआ, वो बस गिरी जा रहा है। मेरा जो काम है इट्स बेसिकली डिप्टिक। सो शमसा का जो पैटर्न होता था उसके बीच में दरमियान में इस एरिया में या तो जो उस टाइम के जो एम्परर्स होते थे उनका नाम लिखा जाता था या उनके पोर्ट्रेट्स हुआ करते थे। तो उसका मतलब होता था कि हर चीज़ उसी के गिर्द घूम रही है। स्मॉग की भी बात अगर करें तो इट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज़ ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल्स, इट इज़ ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन दैट वी सी। तो उसको जिस तरह से कन्वर्ट करके बदला गया है, यू कैन सी कि एक बड़ा मैकेनिकल सा पैटर्न आपको देखने में नज़र आता है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो एक मैप है, क्योंकि मेरा काम मैपिंग से डिराइव
करता है उसके बारे में है। जिस जगह के ऊपर मैं काम करती हूँ वहाँ के मैप्स के एरियाज़ के ऊपर। तो इस पीस के लिए जो मैंने मैप लिया है वो है उस एरिया का जहाँ पे मेजरली जो इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जो स्मॉग के साथ अफेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। सो ये बॉर्डर लाइन जा रही है और ये इंडियन एरियाज़ हैं जो पंजाब के एरियाज़ हैं, और ये वाले हमारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं। रेड और ऑरेंज और जो आप ये येलो एरियाज़ देख रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी है। जो इस काम के पीछे जो इंटेंशन थी वो ये थी कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी तरह से एक हाइब्रिड वर्जन क्रिएट किया जाए जिसके अंदर इमेजरी नेचर की हो और जो उसकी मशीनरी है जिस पे वो रन हो रही है वो टेक्नोलॉजी को एक्सप्रेस कर रही हो, और वो कॉम्बिनेशन के अंदर हम इस मौजू को उठाएं, इस चीज़ को, ताकि लोग थोड़ी देर ठहर के उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। चांद और सूरज एक्चुअली ड्यूरेशन है, डे एंड नाइट। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा आधा दिन सूरज को देख के गुजरता है और आधी रात का पूरा जो दौरानिया होती है वो चांद को देख के गुजरता है। तो इट्स अबाउट टाइम कि टाइम्स आर चेंजिंग, और ये जो क्लाइमेट चेंज की जो ये चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं, दिस इज़ फॉर रियल एंड इट्स गोना स्टे इन दैट वे। दिन और रात आपके तब्दील हो जाएंगे मुस्तकिल तौर पे। My work is now... मेरा काम फौरी नौयत का है, जिस तरह स्ट्रीट थिएटर में होता है कि फौरी तौर पर फैसला करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह स्मोक का बुनियादी नुक्ता ये है कि हम सांस नहीं ले सकते। इनफरादी और समाजी सतह पर यही एहसास पाया जाता है। मैं स्मोक के मसले को समझाने के लिए बेपानी की मछली की मिसाल देती हूँ। सांस ना ले सकने के तजर्बे की अजियत समझाने के लिए मैंने एक परफॉर्मेंस तैयार की है जो घोस्ट के गेटअप में है। इस परफॉर्मेंस में वही खौफ डाला गया है जैसे सर्कस के बाज़ मनाजिर देखते हुए लोग खौफजदा हो जाते हैं। सर्कस में जिस तरह कोई शख्स खुद को रबड़ के गुड्डे की तरह तोड़ मरोड़ लेता है, या सर्कस के एक कोने में कोई दो सर वाली लड़की अपनी हरकत और सकनात से लोगों को खौफजदा करती रहती है, इसी तरह मैंने भी स्मोक में सांस लेने की दुश्वारी की तमसील की तैयारी की हुई है। इस तमसील का मकसद ये है कि मौसमी तगय्युर के हवाले से बातचीत शुरू की जा सके। Reference the very basic need of breathing. अभी मैं फ़िलहाल जैसे प्रोसेस में है कि नेगेटिव पॉजिटिव स्पेसेस हैं ह्यूमन बॉडी की और बॉडी है, तो मैं एक ह्यूमन बॉडी को स्कल्प्ट कर रहा हूँ जहाँ उसको भी बॉडी कास्टिंग के थ्रू हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें जो नेगेटिव स्पेसेस हैं उनको हम फिलअप कर रहे हैं ताकि एक ट्रैपनेस की फील में जनरेट हो। उसका एक जेस्चर है जो वो ऊपर की साइड पे देख रहा है, बिल्कुल ट्रैप्ड ह्यूमन बॉडी है जो अपवर्ड्स देख रही है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ होप का एलिमेंट एक ऐड हो जाता है। उसको हम एक्रेलिक बॉक्स के अंदर बंद कर रहे हैं और एक्रेलिक बॉक्स को हम सैंड कर रहे हैं। सैंड से मुराद ये है कि उसको इतना रेगमाल कर देंगे कि वो स्क्रैची हो जाए। वो स्क्रैचेस जो हैं वो हमें एक ब्लर सा इफ़ेक्ट देते हैं, तो फिगर को हाफ एम्बेड करके आधा हम ब्लर दिखाने की कोशिश करें और कुछ पोर्शन उसका क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वो फंसा हुआ है एक थिक एयर के अंदर, वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि वो इस पीस में हम दिखा भी सकें और जो फीलिंग ऑफ ट्रैपनेस या फीलिंग ऑफ सफोकेशन है वो प्रोवोक हो सके। धुंध धुएं का हाथ थामे आसमान से उतरती है, दोनों आलूदा दरियाओं मुतफ़न कचरा घरों भपार उगलते कारखानों की चिमनियों से गले मिलते, खांसती हौंकती लड़खड़ाती छातियों की ताल पर रक्स करते हैं। वेंटिलेटर पर सोया हुआ शहर मर्ग की सिम्फनी पर झूम उठता है।
मुझे आपने कहा कि बंद हो जाएगी, हम उधर स्टूडियो पहुँच गए। नहीं तो गैलरी तो वो तो बेचारे वेट कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा काम लटक गया। पर मेरा मुझे मज़ा आ रहा है। लैंडस्केप चल रहा है और एक दो तस्वीर I am glad that finally this show is happening और जो ओवरऑल जो रिस्पांस है दैट इज़ रियली अमेजिंग और मुझे लग रहा है कि इस शो के अंदर जो सब्सटेंस है जो कि इन्वायरमेंट को क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके है और कितना वो क्लैरिटी के साथ जो है वो उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। ये शो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एफर्ट है, लेकिन वो जो एक कहा जाता है कि लफ्ज़ से इमेज की जो ताकत है वो 100 गुना ज़्यादा है। तो तस्वीर के ज़रिए से जो पैगाम पहुँचाना है उसकी ये एक एफ़र्ट है और बहुत कामयाब एफ़र्ट है और ये आर्टिस्ट ने अपना रोल बड़ी खूबसूरती से प्ले किया है। एक सेंटेंस में से कोई एक लफ्ज़ भी कम हो जाए तो मेरे ख्याल में वो उसकी अफादियत, अगर वो डॉट भी है और ना भी है तो कम हो जाएगा। इट्स कलेक्टिव एक वर्क है, डायलॉग है, तो मेरे ख्याल में सबने अपनी अपनी जज्ब पे उसको ज़रब लगाई है और मौका दिया हमें और तर्ज के सीखने का। यहाँ कुछ बच्चों की ड्राइंग भी मैंने देखने को मिली, उनको उस एज में हमने ये डायलॉग दे दिया कि वी आर रिस्पॉन्सिबल उनकी इस लाइफ को इस हद तक पहुंचाने में, तो उन्होंने अंडरस्टैंड करना है इस बात को कि इसका बेहतर हल क्या हो सकता है। हमारी क्लाइमेट क्राइसिस जो है ये एक इमरजेंसी है इस वक्त, तो मेरा ख्याल है जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से जिस तरह वो इससे इफ़ेक्ट हुए उसको ऑडियंस को दिखाना चाहा है और बहुत मेरा ख्याल है स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन है। जो लोग हैं वो उसको देख के महसूस कर सकते हैं क्योंकि सब इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस शो से शुरुआत हुई है और हम इसको बहुत दूर तक जाते हुए देख रहे हैं। हम समझते हैं कि इस शो का इम्पैक्ट जो है वो आवाम की आवाज़ बन सकता है और उन तक पहुंच सकता है जो पॉलिसी मेकर्स हैं या द पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू वर्क ऑन दिस इशू एंड रिजॉल्व इट और एटलीस्ट कंट्रोल इट। तो एयर पोल्यूशन का जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर्स तक उसकी बात पहुँचनी चाहिए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके सर से पानी गुजर जाए और फिर आप सांस का आप कैसे लेंगे, आप कितना अपने पाँव को उठा लेंगे वो सांस लेने के लिए, तो ये उससे बहुत खौफनाक है क्योंकि पानी की तो फिर भी एक लिमिट होती है ना, ये तो इतनी उससे खौफनाक अंदाज से फैल रही है इसमें। यहाँ पे जो लंग्स है वो उससे परमानेंट डैमेज हो रहा है इससे, और ये लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये रिपेयरेबल नहीं है। फिर ये पहला कदम है कि इस शो के थ्रू जो है वो एक बात होना शुरू हुई है, एक जो है डायलॉग जो है वो शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे भी जो है ये मैसेज जो है वो जाएगा और ये मैसेज जो है वो इस तरह के और शोज़ होने चाहिए और इस तरह के और एग्जीबिशंस होने चाहिए ताकि ये पूरे मुल्क के अंदर जो है इसके हवाले से एक अवेयरनेस क्रिएट हो। मसला ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स अबाउट दी
अपकमिंग जो जनरेशन्स हैं ये उनका मसला है, ये हमारे फ्यूचर का मसला है। इसका इम्पेक्ट हम अब महसूस कर सकते हैं, मगर मैं कहूँगा कि अभी भी ये शुरुआत है। हमसे बाद आने वाले जो जनरेशन है वो अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो वो इसका सही इम्पेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे। हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं और एज एन आर्टिस्ट इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो जस्ट आई मीन कि उसी मिशन को माइंड में रखते हुए अब वो स्कूल और वो बच्चे भी इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बन चुके हैं। अभी जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं इससे होगा ये कि हम कह सकते हैं जब भी हमारे पास कोई इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में खाना पीना और रोटी कपड़ा मकान का जिक्र तो होता है मगर एयर पोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं होता। ठीक है, हम बात ही नहीं करते उस पर क्योंकि हमें पता भी नहीं है, हमें लगता ही नहीं है कि ये भी ज़रूरत है। हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत है जिसको हम ऐसे ही ले रहे हैं कि अच्छा ये तो हवा तो है ना, ये तो फ्री की है, फ्री की है मगर ये आइंदा फ्री रहेगी नहीं। मैं समझती हूँ शो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इससे स्मॉग के बारे में बहुत अवेयरनेस पैदा होगी। हमें ये भी बताया गया कि हम स्मॉग को कैसे रोक सकते हैं और ये कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, और उसके साथ हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं ये समझने के लिए कि स्मॉग को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम स्मॉग पैदा करने वाली चीज़ों से नहीं बचेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। फ़नकारों के और मुसव्विरों के और अदीबों और शायरों के बस से बाहर की बात है कि वो पॉलिटिकल वार इंडस्ट्री को शिकस्त दे सके। अगर मैं पिछले कुछ सालों की प्रोग्रेस पे देखूं तो कहीं पे भी नहीं नज़र आता, अगले 5 सालों में भी कुछ होता नज़र में नहीं आता, क्योंकि पिछले हमें तो बचपन से सुन रहा हूँ क्लाइमेट चेंज को। अब कॉन्स्टेंटली हम एक बात सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, स्मॉग आ गया है। ये चीज़ें तो हम कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। उसकी कंपैरिजन में जितना प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है, थ्रू आउट द वर्ल्ड स्लो है। मतलब वो तो दुनिया भर में अभी तक वो ऑयल्स उसी तरह निकल रहे हैं, उसी तरह वेस्ट जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और पूरी दुनिया को एक पॉइंट पर लेके आना ये मुझे बहुत मुश्किल चीज़ लगती है। मुझे सीरियसली जो लगता है वो ये लगता है कि कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर ऑन अ बिगर लेवल देखा जाए ना तो चीज़ें डिस्ट्रक्टिव वे में ज़्यादा हो रही हैं, बजाय कि हम उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने या अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर चीज़ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिसको रोकना और उसको सही तरह से सही रास्ते पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो फ्यूचर अभी मुझे लगता है काफ़ी इन डेंजर है। इंसानों की जो डायरेक्शन है ना वो ये है कि आप तरक्की करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करें और दुनिया से बाहर निकलें, और निकल भी गए हम। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जहाँ से आप ओरिजिनेट करते हो उस चीज़ को तबाह करके एट व्हाट कॉस्ट you're डूइंग दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये डेफिनेटली जो लोग प्रिविलेज्ड हैं वो तो किसी तरह से सस्टेन कर लेंगे इन हार्श इन्वायरमेंट्स को भी, इन चेंजेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को। बट जो एक आम आदमी है, नॉर्मल इंसान, मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी इस चीज़ से। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे, क्योंकि जितना हमने अपनी इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया है और स्पेसिफ़िकली जिस खत्ते के अंदर हम हैं
जितना हम इनसेंसिटिवली उसको जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो उसको हर्ट करते जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे कि हम इसको जो है वो रिकवर कर सकें। मेरा तो ख्याल है कि वापस उसको करना मुश्किल है, सिर्फ उसको उस जगह पे रोक सकें और जितना हमने नुकसान पहुंचाया है उससे ज़्यादा हम नुकसान ना पहुंचाएं। वाई इज़ इट स्टिल वर्थ इट? उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि आई डोंट वांट टू डाई थिंकिंग कि मैंने अपना पार्ट प्ले नहीं किया व्हेन आई कुड हैव डन इट। द थिंग इज़ कि इस बात का इम्पैक्ट शायद मैं अपनी ज़िंदगी में ना देखूं। ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो पौधा हम लगा रहे हैं, उसका फल खाने को हमें ना मिले, शायद उसकी छांव में हम ना बैठ सकें। मगर पॉइंट ये है कि ये उम्मीद है कि ये पौधा अगर आंधियों से बच जाए और किसी के रौंदने से बच जाए, कोई इसको पानी देता रहे, कोई तो देगा, तो ये पौधा शायद दरख्त बन जाएगा। और अगर ये दरख्त बन गया तो ये बहुत सारों को फ़ायदा दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फे से पहले आप देख रहे थे बामे अर्ज़ की बाज़गश्त और ये एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है। इस सिलसिले की ये जो कड़ी थी ये हमसे मुतल्लिका थी, लाहौर से मुतल्लिका थी, लाहौर की स्मोक से मुतल्लिका थी और बहुत ही खूबसूरत नाम द कलर ऑफ स्मोक। ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, जवाद शरीफ साहब, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे हम पूछेंगे बहुत सारे सवालात, स्पेशली जो लाहौर के माहौल के हवाले से। लाहौर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर आ रहा है। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जवाद शरीफ साहब, बहुत ही आपने खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री ये बनाई है। बामे अर्ज़ की जो बाज़गश्त है इसका ये पूरा सिलसिला जो था उसमें हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बाकायदा एक अब थ्रेट बन चुका है और वो जो पैटर्न है तब्दीली का, मौसमी तग़य्युरात में जो तब्दीली आ रही है उसका पैटर्न जो है वो हमें बहुत वाज़े तौर पे बता रहा है कि इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है और बल्कि हैरान कुन हद तक बहुत तेज़ है और उसके पीछे यकीनन हमारे अपने ही ऐसे अवामिल हैं जो इसकी वजह बन रहे हैं। लाहौर की स्मोक पे जब आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो आपने आर्टिस्ट्स को लिया, फनकारों को लिया और हमने देखा कि अगर हम कदीम यूनान से बात करें तारीख के हवाले से तो हमें मालूम है कि उस वक्त के जितने अलमिये थे या जो भी मामलात थे वो फनकारों ने ही रिपोर्ट किए थे या फनकारों ने बनाए थे अपने किसी फनपारे की शक्ल में या अदबी शाहपारे की शक्ल में और वो ट्रैवल करके आज हम तक पहुँच गया। अच्छा, ये सवाल जो है थोड़ा सा पेचीदा इस हवाले से है कि जब ये मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो आर्टिस्ट्स ने बड़ा खूबसूरत काम किया। हो सकता है कि 100 साल बाद लोग अप्रिशिएट भी करें कि उस वक्त लाहौर में कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको ये मालूम था इस अलमिये का और उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो मासूमाना सा एहतजाज है, ये जो मुक्तदिरा है, ये जो हमारी हुकूमतें हैं उन पे उनकी कान पे कोई जूं रींग सकती है, वो इस हवाले से कोई मुतहरिक हो सकते हैं? मतलब हमारे तो आपको मालूम है ना कि जब तक वो प्रोटेस्ट उस तरह का ना हो कि जिसमें सड़कें ब्लॉक ना कर दी जाएं या इस तरह ना हो तो हुकूमत को बिल्कुल कोई असर ही नहीं पड़ता। तो मेरा मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट्री बड़ा खूबसूरत है आर्टिस्ट का एहतजाज, लेकिन क्या ये इसका कोई असर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने ये फिल्म दिखाई और मेरा ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑडियंस तक पहुंची और उन्होंने इस फिल्म को देखा और ये देखा कि किस तरह से जो है वो स्मोक को एक बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है उस इशू को जो है वो हाईलाइट किया गया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि बेसिकली इसका जो है वो इम्पैक्ट होगा उस तरह से या ये जो है वो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर या स्टेट के लेवल के ऊपर जो है कोई एक्शन लिया जाएगा, तो आई फील लाइक देखें there are 11 million people in Lahore और
उसमें जो है कहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं वो या जो थिंकर्स हैं या जो लिखारी हैं वो किसी भी माशरे का जो है ना बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, और वो उनका कॉन्शियस या उनकी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को थोड़ा वो गहराई में जो है वो महसूस करते हैं। तो हम एज एन आर्टिस्ट, मैं एज एन फिल्म मेकर, मैंने ये फिल्म अगर जो है वो बनाई है या प्रोड्यूस की है, तो एज एन आर्टिस्ट जो है वो मेरा क्या रोल बनता है और मैं उस चीज़ को किस तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ। तो इस सारे जो डॉक्यूमेंट्री थी और ये जो पूरा जो एक स्मोक शो था और जो कलर्स ऑफ स्मोक जो फिल्म है, उसका पर्पस ये था कि ये जो आर्टिस्ट जो हैं उनका जो प्रोटेस्ट है उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और उसको जो है वो पॉलिसी मेकर्स तक और उसको जो है वो गवर्नमेंट तक जो है पहुंचाया जाए। आई फील कि शायद उसका जो है एक इम्पैक्ट आया भी है, जिस तरह से जो पूरा जो वो शो जो है वो इनॉग्रेट हुआ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर, और जिस तरह से उसको जो है वो डिफरेंट जो मुख्तलिफ सोसाइटी के जो तबके हैं उन्होंने उसको जो है विज़िट किया, और स्पेसिफिकली जो यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उसको जो है वो देखा, और फिर ये जो फिल्म है ये जो है ये लोगों तक पहुंची। अब थ्रू डिजिटल मीडिया भी जो है ये होगी और जो है ये आवाम तक जो है वो पहुंचेगी। जवाद साहब ये बताइए कि इसको हम इस एंगल से भी ले सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि मेरी जो जिम्मेदारी है, ये जो मेरा दायरा इख्तियार है, उस जो वहाँ जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे पूरी करनी चाहिए। और अगर मुझे मालूम है कि स्मोक एक ऐसा अलमिया है जो कि हमारी अगले आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत ही बड़ा थ्रेट है, हमारे लिए भी इस वक्त भी बहुत बड़ा थ्रेट है, तो जब इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हो जाता हूँ तो कम से कम मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाज़ उठाऊँ। और आर्टिस्ट जो हैं या फनकार जो हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, तो उस हवाले से ये जो जिम्मेदारी है ये बहुत ही बतरीके एहसन जो है ये पूरी की गई है। मुझे सिर्फ ये था कि इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक करैक्टर जो हैं, एक आर्टिस्ट जो हैं वो एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा है कि हमारी एक जिम्मेदारी है, हमने पूरी करनी है और कम से कम हम अपने ज़मीर को मुतमईन करें। बाकी अब बड़े पैमाने पे कोई तब्दीली इस हवाले से होती है या नहीं होती, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को बनाया, बहुत सारे लोगों से मिले, इन आर्टिस्ट से मिले, फनकारों से मिले, क्या वो तरीक़ेकार है, वो कौन सी हंगामी बुनियादों पे हम इस लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं? और या आप यूँ कहिए कि चले हंगामी बुनियादों पे तो नहीं होता, क्योंकि इस तरह के मौसमी तग़य्युरात जो हैं वो बहुत वक्त लेते हैं और ऐसी चीज़ें जो हैं फिर वो ठीक होने के लिए भी वक्त लेते हैं, बट हमें कहीं से स्टार्ट तो करना है। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, आई फील कि सबसे पहले तो ये है कि हम जितना अपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा चुके हैं उसको तो शायद रिवर्स करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसको जो है वो रोकना है। और उस रोकने के लिए जो सबसे जो पहला कदम है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस इन सेंस ऑफ के जो आम जो आवाम है उसके अंदर भी इसके हवाले से जो है आगाही जो है वो पैदा की जाए, और ये फिल्म भी उसके हवाले से जो है वो एक कदम है। और इसी तरह जो है वो एक हुकूमती सतह के ऊपर जो है इसके हवाले से कैंपेन चलाई जाए और लोगों को आगाह किया जाए कि आपने किस तरह अपनी एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और फिर हुकूमती सतह के ऊपर जो बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्री है जो कि इसका हिस्सा बन रही है, जो हमारी फिजा के अंदर जो आलूदगी का जो सबब बन रही हैं, तो उसके हवाले से जो है वो काफ़ी ठोस किस्म के जो है इक़दाम करने की जो है वो ज़रूरत है। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एज एन आर्टिस्ट, अगर मेरा स्किल जो है वो फिल्म बनाना है, तो वो फिल्म जो है वो मैंने बनाई और मैंने कोशिश की कि उसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इसी तरह जो मेरे जो कोलीग हैं इरफान दारी, जिन्होंने ये पूरा शो जो है उसको मुनक्किद किया, तो उन्होंने अपनी सतह के ऊपर जो है अपनी कैपेसिटी के अंदर एक कोशिश की कि यार वो अपने डोमेन में रहते हुए जो है वो क्या चीज़ कर सकते हैं। और वो ये था कि किस तरह 18 जो आर्टिस्ट हैं उनको इकट्ठा किया और स्मोक के हवाले से जो है एक पूरा जो है वो शो किया। इसी तरह जो है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो है एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि इंडिविजुअल जो कैपेसिटी की अभी आप बात कर रहे हैं, मसलन मैं गाड़ी पे आता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बाईसाइकिल पे हूं, इस तरीके से मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं
और हम ये इस चीज़ से आगाह भी हैं, इस डॉक्यूमेंट्री से भी हम इस बात से हमें आगाही मिली कि ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा जरिया बन रहा है स्मोक का। और इसके हवाले से एक हाल ये भी है, जिस तरह यूरोप में है, बहुत सारी जगहों पे है, कि हम अपने मुल्क में अगर ये स्टिग्मा तोड़ दें किसी तरीके से, जो मिडिल क्लास में है, एलीट क्लास जो है वो अगर आगे है, वो बाईसाइकिल स्टार्ट करे, चलाना स्टार्ट करे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा हॉस्पिटल्स पे जो दबाव होता है सेहत के हवाले से वो भी कम हो सकता है। हुकूमत बड़ी विन विन पोजीशन में आ सकती है। एक्सरसाइज का हमें जो जनरली टाइम नहीं मिलता, तो वो आप ऑफिस आते हैं तो चले बाईसाइकिल पे आ गए। मसला यह है कि रोड सेफ्टी नहीं है, मसला यह है कि स्मोक है, मसला यह है कि साइकिल्स के, बाईसाइकिल के अलग से ट्रैक्स नहीं है। तो हुकूमती सतह पे अगर इस तरह के इकदाम होंगे रियासती सतह पे, तब इंडिविजुअल जो है वो भी अपनी कोई इनपुट दे सकता है ना। मतलब अब मैं इनपुट देना चाहता हूँ जवाब साहब, मैं खुद देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी से कम वो धुआं जितना भी है वो इस स्मोक में इजाफे का ही बायस बन रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं बाईसाइकिल चलाऊँ, लेकिन मैं कहाँ चलाऊँ, ये रोड सेफ्टी की हालात है। और ये तो यहाँ पे बताइए कि मतलब अगर रियासत के जो मामलात है वो तो उसी ने हल करना है ना, वो तो इंडिविजुअल ने नहीं करना। बेसिकली बात वही है कि जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक हमारी जो है वो रोड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होगी, हमारी एनवायरनमेंट ऐसी नहीं होगी, तो शायद एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये स्टेप्स लेना मुश्किल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम क्या कर सकते हैं, रादर देन के ठीक है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बड़ा इशू है, जब तक वो स्टेप नहीं लिया जाएगा तो उस तरह बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन एक इनफरादी तौर के ऊपर अगर मैं अपनी कंजप्शन कम कर सकता हूं, मैं जहां पे जो है वो प्लास्टिक यूज करता हूं, चाहे वो पानी की बॉटल्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो मैं उसको कम कर सकता हूं। इसी तरह जो है मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कंजप्शन में बात करूं कि जहां पे मैं फैब्रिक ज्यादा यूज कर रहा हूं, मैं जहां पे जो है वो 10 जोड़े जो है कपड़ों के ले रहा हूं, वहां पे मैं 1 ले सकता हूं। इसी तरह मैं वाटर कंजप्शन की बात करूं कि जहां पे जो है वो पानी दस्तयाब नहीं है और वहां पे जो है हम अपनी गाड़ियों को जो है वो पानी से धो रहे हैं और के उस चीज को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है वो स्टेप्स हैं जो कि हम इंडिविजुअली हम उसको कर सकते हैं। हम इंडस्ट्री की तो बात करते हैं कि इंडस्ट्री जो है ये सारी पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जवाद साहब, मसला ये है कि जिस तरह आप शॉपिंग बैग की आपने बात की है, मुझे बहुत अच्छी तरह आपको भी ये तजर्बा होगा कि अगर आप किसी जगह पे सिर्फ 2 बबल लें ना, सिर्फ 2 बबल या 2 कैंडीज लें, तो शॉपकीपर जो है वो शॉपिंग बैग निकाल के आपको ज़रूर देगा। और बड़ा हैरान होता है कि मतलब ये क्या वजह है कि ये शायद इतनी को सस्ती तरीन चीज़ है और डैमेज कितना क्रिएट कर रही है, ये भी हम सब इससे आगाह हैं। जवाद साहब ये बताइए कि क्या हम आपकी जो अगली डॉक्यूमेंट्री है, ये आपने बहुत खूबसूरती से फनकारों को जिस तरह आपने इकट्ठा किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना विजन दिया, वो सारे विजुअल आर्टिस्ट थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में हमने ये भी देखा कि वही फनकार जो हैं वो बच्चों के स्कूल्स में जाके जो नई नस्ल है उसको भी ये आगाह कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और क्या मैं आपसे आखिर पे बस सिर्फ एक मुख्तसर से जवाब दीजिएगा कि क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि जो आपकी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है वो कि इस हवाले से हो कि मतलब कोई बाईसाइकिल्स की, जिस तरह क्लब्स तो हैं लेकिन वो लाहौर से बहुत दूर जाते हैं हर हफ्ते, तो वाई नॉट कि वो लाहौर में ही किस तरीके से स्टार्ट करें, किसी तरीके से इस ट्रेंड को हम इन करें कि जो बाईसाइकिल्स हैं वो कितनी अच्छी हैं सेहत के हवाले से भी और माहौल के हवाले से भी। इस मौजूद में चाहता हूँ आप एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बिल्कुल ज़रूर। मैंने इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी जो कि क्लाइमेट माइग्रेशन के ऊपर थी, और जिसमें यह था कि किस तरह एनवायरनमेंट आपको अपनी जगह छोड़ने पे और हिजरत करने पे मजबूर कर रहा है। और सिंध के अंदर हमने नतारी के नाम से वो फिल्म बनाई, और इसी तरह कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके ऊपर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन वही बात है कि इस पे ना एक बड़े पैमाने के ऊपर ये एक फिल्म से तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह की तो शायद सैकड़ों हजारों फिल्में बनेंगी, तो फिर जाके कोई अवेयरनेस क्रिएट होगी ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और जो बात आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की कि एक वो जो शॉपकीपर है वो उसने 2 कैंडीज भी देनी है, तो उसके लिए भी जो है वो शॉपर का या शॉपिंग बैग का जो है वो यूज कर रहा है। जब तक उसके माइंड के अंदर बार बार ये फ्यूल नहीं किया जाएगा, उसको जो है वो हिट नहीं किया जाएगा कि इस एक बैग का, इस एक प्लास्टिक बैग का कितना एनवायरनमेंट को नुकसान है, और ये कभी भी एक दफा जब उसका हिस्सा बन जाता है और ये कभी भी खत्म नहीं होता, और ये कल को जो है उसके अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो शायद तब भी जाके जो है वो कोई
तब्दीली आएगी या कोई थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो ये एक बड़े स्केल के ऊपर जो है ये स्टेप्स लेने की जो है ज़रूरत है। और मैं तो इसमें जो है वो इनकरेज करूंगा कि जो आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो क्लाइमेट को जो है उसके ऊपर काम करें, उसके हवाले से एक इंटरेक्टिव आइडियाज़ लेके आएँ, क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएँ, ताकि जो है उसकी आउटरीच जो है वो एक बिल्कुल जो है रूट्स तक, एक ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पहुँचे। बहुत शुक्रिया जवाद शरीफ साहब हमारे साथ। जवाद शरीफ साहब जो हैं और इनकी डॉक्यूमेंट्री में काम करने वाले जितने भी फनकार थे, ये हमारा सासा हैं। ये हमारा सासा इस हवाले से हैं कि ये वो लोग हैं, इसी माशरे में करोड़ों की हमारी आबादी है, इसी माशरे में रहने वाले वो हसास दिल हैं जो एक पैटर्न देख रहे हैं, जो आने वाली तबाही को देख रहे हैं और बर वक्त तंबी कर रहे हैं, बर वक्त निशानदेही कर रहे हैं, हमें मुतनब्बे कर रहे हैं कि हमें इससे बचना है और कैसे बचना है। ये वो सेन, वो अक्ल की आवाज़ें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त है, ये तमाम की तमाम ही तंबी थी। बहुत सारी किर्गिस्तान के हवाले से हमने देखा, हिमाचल प्रदेश के हवाले से देखा, और हमने पूरे इस खित्ते को देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज और मौसमी तगय्युरात जो हैं वो एक हकीकत बन के सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा वो एक इंतहाई खौफनाक रफ्तार के साथ, बहुत ही तेज़ रफ्तारी से ये सारी चेंजेस जो हैं, ये तब्दीलियाँ जो हैं, ये नोट हो रही हैं और बहुत ही साइंटिफिक अंदाज से नोट हो रही हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से सुकड़ रहे हैं, हमारे पानी बहुत कम हो रहे हैं, और ये तमाम अलमिये जो हैं ये बहुत वाज़ेह निशानदेही कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम किसी अफरेद से, किसी बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो सकते हैं। और स्पेशली हमारी अगली वाली आने वाली जो नस्लें हैं, ये उनका सवाल है। बामे अर्ज़ की बाज़गश्त का ये बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है और ये तंबीह है, ये मेरे लिए तंबीह है, ये आपके लिए तंबीह है। देखते रहिए बामे अर्ज़ की बाज़गश्त।